हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सॉइल एज एन एबायोटिक कंपोनेंट्स में से हमने अध्ययन किया टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, पीएच और न्यूट्रिएंट्स का कि इनका जीवों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आज हम अध्ययन करेंगे मृदा या सॉइल, इसका किस प्रकार से जीवों में वातावरण में प्रभाव पड़ता है। मृदा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। अधिकांश पौधों का अस्तित्व ही मृदा पर निर्भर होता है। अनेक जंतु भी मिट्टी में स्थायी रूप से निवास करते हैं। पौधे न्यूट्रिएंट्स, वाटर सप्लाई व एंकरेज के लिए मिट्टी पर निर्भर होते हैं। यहाँ तक कि जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी चीफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही प्राप्त होते हैं। सॉइल से ही मुख्य न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे जल में मिक्स होते रहते हैं और पादपों को प्राप्त होते हैं। मृदा वास्तव में है क्या? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन तथा उन पर कार्बनिक पदार्थों व सूक्ष्म जीवों की सतत अनुक्रिया से होता है। मृदा निर्माण के पूरे प्रोसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है वेदरिंग, बड़ी चट्टानों का फाइन व छोटे मिनरल पार्टिकल्स में टूट जाना वेदरिंग कहलाता है। दूसरा हिस्सा है मृदा निर्माण का जिसको कि सॉइल डेवलपमेंट या पीडोजेनेसिस कहा जाता है। बायोलॉजिकल, टोपोग्राफिक व क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के द्वारा मिनरल मैटर का मॉडिफिकेशन होता रहता है और फाइनली यह मिनरल मैटर विशिष्ट प्रकार की सॉइल टाइप का निर्माण करता है। तो इस तरह से वातावरण में मृदा का निर्माण होता है। मृदा में अनेक ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अलावा पादपों की जड़ें व बिल में रहने वाले जीव उपस्थित रहते हैं और मृत्युपरांत इनका ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी मृदा में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल या जिसे कि मृदा परिच्छेदिका भी कहा जाता है कि ये किस तरह से है। सॉइल प्रोफाइल से तात्पर्य क्या है कि सॉइल मेंटल में विभिन्न लेयर्स या जिनको कि हम कहें हॉराइजन्स उनके रूप में व्यवस्थित रहती है और ये सभी हॉराइजन्स एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड रहती है। यह लेयर्स प्रकृति में भिन्न होती हैं। सभी लेयर्स फिजिको केमिकल व बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सभी लेयर्स की भिन्न भिन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली जो लेयर या होराइज़न है वो कहलाता है ओ होराइज़न। मिनरल मैट्रिक्स की सरफेस के ऊपर उपस्थित ऑर्गेनिक होराइज़न को ओ होराइज़न कहा जाता है। यह फ्रेश या पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से बनी लेयर होती है। यह होराइज़न फॉरेस्ट में वेल डेवलप होती है एवं ग्रासलैंड्स में पूर्णतः अनुपस्थित हो सकती है। इस होराइज़न को पुनः हम दो सब लेयर्स में बांट सकते हैं। पहली लेयर कहलाती है O1 और A00 होराइज़न। यह अपर मोस्ट लेयर होती है व इसमें फ्रेशली फॉलन डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डेड लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स और एनिमल्स के भी डेड पार्ट्स इसमें मिक्स रहते हैं। दूसरी होराइज़न ओ होराइज़न की सब लेयर जिसको कि O2 या A0 होराइज़न कहा जाता है। ये कहाँ होती है? जस्ट बिलो द O1 रीजन। इस लेयर में डिकम्पोजिशन प्रारंभ हो जाता है, अतः इस लेयर में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन की विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है एवं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई व एक्टिनोसाइट्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे होराइज़न जिसको कि ए होराइज़न कहा जाता है। यह ओ होराइज़न के नीचे होता है और इसको मिनरल होराइज़न भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्गेनिक मैटर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन, एल्युमिनियम व अन्य यौगिक भी मृदा व ह्यूमस के साथ साथ उपस्थित होते हैं। इस होराइज़न को भी हम दो सब लेयर्स में बांट सकते हैं। ए होराइज़न की पहली सब लेयर जो कि O2 होराइज़न के नीचे रहती है उसको A1 रीजन कहा जाता है। यह डार्क होती है व इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर एमॉर्फस फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर के साथ मिक्स हो जाता है जिसे ह्यूमस कहा जाता है जो कि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर्ड होता है। अतः इस रीजन को ह्यूमिक और मेलेनाइज रीजन भी कहा जाता है। और फॉरेस्ट सॉइल में मेलेनाइज रीजन जो है
वो बहुत कम गहराई पर पाया जाता है। अब ए होराइज़न की दूसरी सब लेयर है A2 रीजन। यह रीजन हल्के रंग का होता है और इसमें मिनरल पार्टिकल्स कुछ बड़े साइज़ के होते हैं व कम मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। हैवी रेनफॉल वाले क्षेत्रों में इस रीजन में से मिनरल एलिमेंट व ऑर्गेनिक केमिकल शीघ्रता से नीचे वाले रीजन की ओर चले जाते हैं, जिस कारण यह रीजन लाइट कलर का हो जाता है और इस रीजन को पोर्टसेलिक और एलुवियल जोन या जोन ऑफ लीचिंग भी कहा जाता है। अब है तीसरा होराइज़न, जिसको कि बी होराइज़न भी कहा जाता है। यह स्तर ए होराइज़न के नीचे स्थित होता है और यह स्तर मिनरल होराइज़न है, डार्क कलर का होता है और वह क्वार्ट्ज टेक्सचर का होता है, क्योंकि इसमें सिलिका रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, आयरन एटसेट्रा पाए जाते हैं। क्योंकि A2 रीजन से केमिकल्स लीच होकर इस होराइज़न में एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए इसे इल्यूविशन और इल्यूवियल जोन भी कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में यह जोन पुअरली डेवलप्ड होती है और इस प्रकार अभी जो हमने तीनों होराइज़न स्टडी किए, तो A1 होराइज़न, A2 होराइज़न और B होराइज़न, इन तीनों को कलेक्टिवली मिनरल सॉइल या सोलम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे होराइज़न की, जिसको कि सी होराइज़न कहा जाता है और सी होराइज़न बी होराइज़न के नीचे स्थित होता है। यह मोटा स्तर है, अधिकांशतः खनिज पदार्थों का बना होता है, वह बी होराइज़न के नीचे स्थित होता है। यह चट्टानों से अपक्षीण होकर यानी कि वेदर्ड होकर बनता है और इसमें बड़े आकार के चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। पांचवा होराइज़न, जिसको कि आर होराइज़न कहा जाता है, यह सी होराइज़न के नीचे होता है और यह पेरेंट अनवेदर्ड बेड रॉक, जिसके ऊपर सॉइल में जल इकट्ठा होता है, वह होराइज़न है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल कि वातावरण में विभिन्न प्रभावों से सॉइल का निर्माण हो रहा है, तो अलग अलग स्थान पर सॉइल जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो अगर हम टेक्सचर के आधार पर देखें तो हम सॉइल को 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल या चिकनी मिट्टी होती है, इसमें मृत्तिका अधिक होती है। एल्यूमिनियम सिलिकेट के अति सूक्ष्म कणों के कारण यह चिकनी होती है, वह अधिक जल संग्रह वाली होती है। इसमें ड्रेन स्लोली होता है या नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 25% क्ले पाया जाता है और ये हैवी सॉइल होती है दैट बेनिफिट्स फ्रॉम हाई न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से ये क्ले सॉइल है। अब हम बात करते हैं सैंडी सॉइल या जिसको कि बालुई या रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे सामान्यतः लाइट सॉइल भी कहा जाता है। लाइट सॉइल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये लाइट होती है, वार्म है, ड्राई और एसिडिक है और लो होती है न्यूट्रिएंट्स में। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें 70 से 80% तक रेत होने से रंध्र होते हैं, अतः यह जल को रोक पाने की क्षमता व पोषक तत्वों की कमी इसमें होती है। इसमें क्ले बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। 70 से 80% इसमें रेत होता है और बाकी 20 से 30% इसमें क्ले पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लोम सॉइल या दोमट मिट्टी की। लोम सॉइल या दोमट मिट्टी ये मिक्सचर है सैंड, स्लिट और क्ले का, और इसके अतिरिक्त इसमें ये फर्टाइल सॉइल है और ये इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। यह रेत व मृत्तिका का लगभग बराबर का मिश्रण होता है, अतः ये दोनों के मध्य का गुण दर्शाती है और इसे उत्तम सॉइल माना गया है। अब हम बात करते हैं चॉक सॉइल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। इट कैन बी आइदर लाइट और हैवी बट ऑलवेज हैविली एल्केलाइन ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम विद इन स्ट्रक्चर, शोज साइंस ऑफ विजिबल वाइट लम्प्स, तो इसीलिए इसको चॉक सॉइल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पीट सॉइल की। पीट सॉइल जो है ये हाई है ऑर्गेनिक मैटर में, रिटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर
एंड वेरी रेयरली फाउंड इन अ गार्डन। छठी प्रकार की जो सॉइल है ये कहलाती है स्लिट सॉइल। स्लिट सॉइल लाइट है और इसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है और फर्टिलिटी रेटिंग में भी ये काफ़ी हाई रहता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल है और मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे अमाउंट में ये होल्ड कर सकती है, रोक सकती है अपने भीतर। पार्टिकल्स ऑफ स्लिट सॉइल आर फाइन, दे कैन बी इजीली कॉम्पैक्टेड एंड आर प्रोन टू वॉशिंग अवे विद द रेन। तो इस तरह से हम ये 6 टाइप की सॉइल्स का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि सॉइल का प्लांट्स और एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों के समान जंतु मृदा पर पूर्णतः निर्भर नहीं होते, फिर भी मृदा के रासायनिक संगठन से वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित अवश्य ही होते हैं। चूने की अधिकता वाली मृदा में कैल्शियम कवच वाले स्थलीय घोंघे बहुतायत में पाए जाते हैं। केंचुए सदैव अधिक ह्यूमस वाली जगहों पर रहते हैं। अनेक प्रकार के कीट, प्रोटोजोआ, सूत्रकृमि एवं जीवाणु जो मिट्टी में पाए जाते हैं विशेष मृदा प्रकार में अधिकता से मिलते हैं। मृदा को भौतिक व रासायनिक प्रकृति अथवा अन्य गुणों का वहाँ रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव होता है। ऊपरी सतह पर लार्वा अधिक होते हैं, जबकि खनिज युक्त मिट्टी में निमेटोड प्राणी बहुलता में पाए जाते हैं। बिलों में रहने वाले जंतुओं के लिए भी मृदा की बनावट का विशेष महत्व है। घोड़ों की अच्छी नस्लों को परिवर्धन हेतु चूने की मिट्टी की अधिकता वाले घास के मैदानों में फार्म हाउस बनाकर रखा जाता है। तो मिट्टी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से वनस्पतियों को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति वस्तुतः भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा की भिन्नता के ही परिणाम स्वरूप है। मृदा में उपस्थित खनिज तत्व पौधे की संरचना तथा वृद्धि में सहायक होते हैं। मृदा के जीवांश पदार्थ अपघटन तथा ह्यूमस में बदलकर पौधे के खाद्य की रचना करते हैं। ठोस चट्टानों पर मात्र लाइकेन्स तथा कुछ मॉस ही मिलते हैं। रेत में विशेष प्रकार की घासें एवं खरबूजे जैसे पौधे तथा कीचड़ में कमल एवं सिंघाड़े उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी गुणों के कारण मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलीय कारक यानी कि एडाफिक फैक्टर है। इसके साथ ही हमने सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का अध्ययन कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।